आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पूरे मुल्क में लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसे सूबे हैं जहां पर बारिश से बहुत ज्यादा तबाही हो रही, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तेलंगाना की बात करें या फिर आसाम और केरल की बात करें। ये ऐसी रियासतें हैं जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी की जो सतह है वो एक तरह से बढ़ गई है, नदियों में तुगयानी है और कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर सैलाब की जैसी सूरत हाल बनी हुई है। गुजरात में काफी तबाही हुई है, महाराष्ट्र में काफी तबाही हुई है। लेकिन इसी बीच कुछ रियासतें ऐसी भी हैं, खास तौर से नॉर्थ की रियासतों की अगर हम बात करें, जिसमें यूपी और बिहार या उत्तर प्रदेश की खास तौर से हम बात करते हैं, जहां पर बारिश होने में अभी देरी है या मानसून की बारिश अभी नहीं हो रही है और यहां पर अभी भी गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दो तरह की परेशानी है। जहां पर बारिश हो रही है वहां पर बाढ़ और सैलाब से किसानों को परेशानी है, और जहां बारिश नहीं हो रही है तो वहां पर फसलों को लेकर किसान परेशान है। इसी पर आज हम खबर खास में बात करेंगे कि सावन का महीना है, लेकिन कहीं पानी है और कहीं पसीना है। बहुत खास तो बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। अशोक सिन्हा जी हैं, जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। शिवराज सिंह जी हैं, किसान लीडर हैं। और मेरे साथ दो मेरे साथी, सर्वेश तिवारी मुंबई से हमारे रिपोर्टर हैं न्यूज़ 18 के, और संजय टाक है जो कि रिपोर्टर हैं नौसाड़ी गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है। बहुत जल्दी हम अपने साथियों के साथ गुजरात और महाराष्ट्र के हालात जान लेते हैं। मैं सर्वेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बारिश को लेकर, सैलाब को लेकर किस तरह के हालात हैं और मुंबई में किस तरह के हालात हैं? देखिए अबू जी, अगर 1 जून से लेकर आज 15 जुलाई की बात करें, 1 जुलाई से लेकर आज जो 15 जुलाई की बात करें, इन 15 दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हुई है, उसको लेकर अब तक जो रिपोर्ट्स आई है महाराष्ट्र की जो डिजास्टर टीम है उनके तरफ से, उसके मुताबिक तकरीबन 270 के करीब जो गांव हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तकरीबन 20 से 22 हज़ार लोगों को अलग जगह पर शिफ्ट किया गया सुरक्षित तरीके से। तकरीबन 14 एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, एसडीआरएफ की तकरीबन 5 टीम लगाई गई है, जो आज की रिपोर्ट है। 102 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 68 जो लोग हैं वो बुरी तरह से घायल हैं। वहीं पे 183 के करीब जो जानवर हैं, गाय भैंस जिनमें बकरी सब मिला के हैं, उनकी मौतें हुई हैं। वहीं महाराष्ट्र के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर चट्टानों के खिसकने का बड़े पैमाने पर मामला हुआ है। रत्नागिरी के परशुराम घाट की बात करें, वहां पर आज ताज़ा रिपोर्ट ये है कि आने वाली 30 जुलाई से जितने भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जितनी भी भारी भरकम गाड़ियाँ, चाहे ट्रॉली हो या ट्रक हो, इनकी जो आवाजाही 2 वे की थी उसको 1 वे कर दी गई है। और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से एहतियात बरत तो रहा है, लेकिन मूसलाधार बारिश का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जा सकता। सतर्कता बरती जा सकती है। यानी सर्वेश, जो इंतजामात किए गए बीएमसी की तरफ से, इंतजामात की बात करें या डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतजामात किए गए, क्या वो नाकाफी साबित हो रहे हैं? अबू जी, नाकाफी तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में नई सरकार बनी है। एकनाथ शिंदे जिसके मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के आपसी गठबंधन सरकार बनी है। और जब से मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ, बारिश हो रही है जिन कई इलाकों, लेकिन जिस तरह तो बिल्कुल एकनाथ शिंदे, जो कहावत है ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े हैं, और कुछ ऐसा ही एकनाथ शिंदे सरकार के साथ भी हो रहा है। दोबारा से मैं आपके पास सर्वेश आएंगे और इस पर और बातचीत करेंगे। मैं संजय आपके पास आऊंगा। संजय, गुजरात में बारिश को लेकर और सैलाब को लेकर बहुत तबाही, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे ज्यादा अभी तक नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले 1 हफ्ते से गुजरात है वो बाढ़ की
सिचुएशन झेल रहा है। और कई बात की जाए तो कई सारे इलाके हैं, ऐसे दक्षिण गुजरात है और सौराष्ट्र है, उसमें काफी सारा इफेक्ट हुआ है। और उसमें भी जो बात की जाए जिले की तो नवसारी जिला है और वलसाड़ जिला है, और सौराष्ट्र की बात की जाए तो गिर सोमनाथ जिला है कि वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। और जिस प्रकार से अभी भी बात की जाए नवसारी में, हालांकि नवसारी सिटी एरिया है जहां पे हम खड़े हैं, वहां पे अभी जो है हालात अभी सामान्य हुए हैं, लेकिन नवसारी जिला है वहां के कई सारे रूरल एरिया है, उसमें अभी भी पानी की सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि जो 3 नदियां यहाँ की प्रमुख नदियां है वो भयजनक सपाटी से नीचे बह रही है, पर फिर भी जिस प्रकार से आईएमडी डिपार्टमेंट ने जो चेतावनी दी है, संभावना जताई कि अगली 24 घंटे है वो और ज्यादा जो क्रूशियल है, क्योंकि भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और साथ में जो अरबी समुद्र है वहां पे लो प्रेशर बना हुआ है, और उसी के चलते डांग है, नवसारी है, वलसाड़ है और संघ प्रदेश दमन है, वहां पे भारी से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ में जो भी राज्य के जो भी बंदर है, पोर्ट है, वहां पे 3 नंबर का सिग्नल बताया गया है। और अगले 5 दिनों तक जो मछुआरे हैं उनको समुद्र में नहीं जाने का जो सूचना दे दी गई है। इसलिए जो कह सकते हैं कि पूरा बाढ़ की मार पिछले 1 हफ्ते से झेल रहा है गुजरात, और तबाही का मंजर संजय, गवर्नमेंट की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से जो तैयारियां की गई, खासतौर से गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गुजरात में ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल जब बारिश होती है, मानसून की बारिश होती है, तो गुजरात में इसी तरह की तबाही होती है और इसी तरह के हालात बनते हैं। तो क्या पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी, या जो तैयारियां की गई थी वो फुल प्रूफ नहीं थी? बिल्कुल, तैयारियां तो हालांकि की गई थी। जिस प्रकार से आईएमडी डिपार्टमेंट जो चेतावनी देता है, उसी के चलते चेतावनी के साथ ही तैयारियां तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बारिश हो रही है, और जो भी बारिश हो रही है, जैसे मैं नवसारी की बात करूं तो नवसारी में जो बारिश हो रही है उससे नवसारी में इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन डांग जिले में जो बारिश हो रही है, जिस प्रकार से भारी बारिश हो रही है, और उसका जो पानी है वो यहाँ की नदियां है, जो पूर्णा नदी है, अंबिका नदी है और कावेरी नदी है, उसमें बाढ़ आने से नवसारी जिले को इफेक्ट हो रही है। तो इसी के चलते जिस प्रकार से जो भी परेशानियां हो रही है, और उसी के चलते जो गवर्नमेंट है वो पहले से ही तैयार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कमजोरी है वो गवर्नमेंट की देखने को मिल रही है। थोड़े दिनों पहले कमियां रह जाती हैं, दावे तो जरूर किए जाते हैं फुल प्रूफ तैयारी के, लेकिन कमियां रह जाती हैं, और ये कमियां जब बारिश होती है, सैलाब का पानी आता है, उस वक्त ये कमियां निकलकर सामने आती हैं। मैं दोबारा से संजय आपके पास आऊंगा, मैं शिवराज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। शिवराज जी, कुदरत का ही इसे आप कहर कहिए या कुदरत का तमाशा कहिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, आसाम, यहां पर बहुत बारिश है, सैलाब है, लोग पानी से परेशान है। खासतौर से किसान भाइयों की अगर हम बात करते हैं तो किसान यहां पर बहुत ज्यादा पानी होने से परेशान है। यूपी का आप रुख कीजिए, नॉर्दर्न इंडिया का रुख कीजिए, और उत्तर प्रदेश में खासतौर से आप जाइए तो वहां पर पानी की एक बूंद नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, और किसानों की जो फसलें वो सूख रही हैं। तो एक तरफ मतलब किसानों पर दोहरी मार है, यूपी के जो किसान है वो बारिश न होने से परेशान है, और इधर गुजरात और महाराष्ट्र के जो किसान है वो लगातार जो बारिश हो रही है इससे परेशान है। जी अबू हरर जी, धन्यवाद आपके लिए। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति से हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा सदैव से कहना रहा है कि देश में सिर्फ 2 ही एक ऐसे हैं, किसान और जवान, जो सर्दी, गर्मी, बरसात की, बाढ़ की, सूखा की, ओले की, सबकी मार झेलते हैं। क्योंकि किसान की जो कंपनियां खुले आसमान के नीचे है, ये हर प्रकार की मार झेलता है, और हर प्रकार की मार झेलते हुए भी देश का पालन करता है, देश का पेट भरता है। एक ऐसा किसान है और ऐसा ही एक जवान है जो हर प्रकार के मौसम में तैनात खड़ा रहता है, जो देश की सुरक्षा करता है। और कोई अपने धर्म कर्म पर नहीं टिका हुआ। देश में यही 2 ऐसे हैं, जवान और किसान, जो अपने धर्म और कर्म पर टिके हुए हैं। अगर नौकरी पेशे वाले को अच्छी तनख्वाह मिल जाए, नौकरी बदल देता है। सरमाएदार को बिजनेस में घाटा आ जाए तो दूसरा बिजनेस बदल देता है। और अगर राजनेता को पार्टी टिकट ना दे, मंत्रालय ना दे, तो पार्टी बदल देता है। लेकिन जवान और किसान, यदि जय जवान जय किसान का नारा देश में दिया गया, जो हर प्रकार की मार, प्राकृतिक मार झेलते हुए अपने धर्म और कर्म पर टिकाऊ अडिग है। बिल्कुल
बिल्कुल। इसको परमात्मा ने सहन शक्ति भी इतनी दी है कि हर प्रकार की मार झेलता है और इसको अपनी फसलों का उचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता। और जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी भी इसका संपूर्ण लाभ नहीं दे पाती। बिल्कुल, किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और बहुत सही आपने कहा कि जो मुआवजा होता है वो भी जितना नुकसान होता है उस तरह का मुआवजा नहीं मिलता है। सरकारें मुआवजा तो देती हैं लेकिन जितना बड़ा नुकसान होता है उतना मुआवजा नहीं मिलता है सही मानों में। मैं दोबारा से शिवराज जी आऊंगा, इस पर हम और बात करेंगे। मैं अशोक सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, क्योंकि बारिश या मानसून की बारिश की हम बात करें और कई ऐसे स्टेट हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरल, आसाम, ये ऐसी रियासतें जहां पर हर साल बारिश के बाद तबाही होती है। कहीं सैलाब आता है, कहीं नदियों में उफान आता है, लेकिन हर बार हम ये देखते हैं कि जो गलतियां पीछे हो चुकी होती हैं सरकारों से, वही गलतियां दोबारा भी होती हैं। अबू भाई, ऐसा नहीं है जी। ये तो तय है कि ये सब जो पोटेंट एरिया आपने बताया है, पोटेंशियल एरिया, इन क्षेत्रों में मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है जी, लेकिन उसका प्रेडिक्शन आप तो देखिए कि क्लाइमेटिक चेंज के चलते आईएमडी के भी प्रोजेक्शन जो होते हैं, प्रेडिक्शन होते हैं, वो सही नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो क्लाइमेटिक चेंज हो गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मंथली अगर एवरेज लेते हैं तो पूरे महीने नहीं हो रहा है और लास्ट में हो जाता है। खैर, फिलहाल बात यह है कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम, जिन क्षेत्रों की बात आपने की, उन क्षेत्रों में हर साल ये रिपीटेडली फ्लड आता है और कमोबेश चूंकि अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे फ्लड आता है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से मिटिगेट कर लेती है सरकार, लेकिन हर साल उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है और तत्पर रहती है सरकार, तत्पर रहती है। सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि उसके किसानों का फसल अच्छा से उपज हो। और जहां तक नॉर्थ इंडिया की बात है, नॉर्थ इंडिया में अभी भी मॉनसून का इंतजार है क्योंकि खास के बिहार और यूपी में मॉनसून का इंतजार है और तो वो तो बियॉन्ड कंट्रोल है। हालांकि बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं आई हैं और जब कम बारिश होती है उस समय उन सिंचाई परियोजनाओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी इसको कह सकते हैं कि ये कुदरत की मार है। नहीं, लेकिन अशोक सिन्हा जी, जब एक बार इस तरह की गलती होती है तो सरकार कहती है कि नहीं हम दोबारा से इस पे और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर वही गलती होती है, फिर सरकार कहती है कि हम और मेहनत करेंगे, फुल प्रूफ तैयारियां करेंगे और बारिश से पहले मतलब दावे भी किए जाते हैं। लेकिन बार बार आप गुजरात की मिसाल ले लीजिए, जहां हर साल इस तरह के हालात बनते हैं, हर बार सरकार वादे करती है, लेकिन आप देखिए हालात क्या होते हैं, कितनी जानें चली जाती हैं, कितने एकड़ फसलें जो हैं, हजारों और लाखों एकड़ फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, लेकिन सरकार हर बार यही कहती है कि हम तैयारियां कर रहे हैं। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, सरकारें तैयारियां करती भी हैं। अब केरल का ले लीजिए उदाहरण, असम का ले लीजिए उदाहरण, हर साल रिकरेंस है, बाढ़ आना है। गुजरात में भी कमोबेश इस साल कुछ ज्यादा ही बाढ़ आ गए हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अरब सागर से अफेक्टेड होते हैं और वहां के मानसूनी हवा के चलते यहाँ प्रभाव ज्यादा पड़ते हैं। सरकारें बहुत ज्यादा मुस्तैद हैं, फिर भी सरकार से हम आग्रह करेंगे कि वो और भी मुस्तैदी इस चीज को फोरकास्ट करते हुए कि आएंगी मॉनसून में ये बारिश आएंगी, तो लेकिन लगी हुई है, सरकारें लगी हुई हैं और राष्ट्रीय लेवल स्तर पर भी हमारी सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उचित तरह से मदद कर रही। मैं शिवराज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। शिवराज जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में सरकारें बारिश को लेकर, मानसून की जो बारिश होती है, सैलाब, क्योंकि हर बार ये तमाम चीजें होती हैं, खासतौर से गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, आसाम हो, जिस तरह से अशोक सिन्हा जी कह रहे थे कि इन स्टेट में, इन रियासतों में तमाम तबाही हर साल देखने को मिलती है, लेकिन जो सरकार की तैयारियों की बात की जाती है, क्या इस पर आपको शक नहीं होता है कि सरकारें दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन जब मानसून आता है, बारिश, ऊपर से भी पानी होता है और नीचे नदियों से भी पानी बहता है, तब सरकार की कलाई खुल जाती है दावों की?
नहीं, दरअसल सिन्हा जी तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, अकस्मात जो ये प्रकोप होते हैं, या तो बाढ़ का हो या सूखा का हो या ओलावृष्टि का हो जी, सरकार कोई सी भी रही हो, मैं ये नहीं कह रहा भाजपा की सरकार कोई सी भी रही हो, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उस मार से आम जन नागरिक को बचा सके। बाढ़ आती है, अकस्मात आती है, एक साथ आती है, ओलावृष्टि होती है, एक साथ होती है, उसमें सरकार की तैयारी होती ही इस तरीका से। अगर ओलावृष्टि से फसल मर जाती है तो मर जाती है, किसान सरकार उसमें भरोसा करती रहती है। इसी प्रकार बाढ़ में आम जनता के पशु बह जाते हैं, पशु मारे जाते हैं, सारी फसल बह जाती है, घर मकान बह जाते हैं, सारा उनका सामान बह जाता है। सरकार उसमें या तो सरकार पहले ही जो ये डूब क्षेत्र के जो गांव होते हैं उनको दूसरी जगह पलायन करा दे, पहले पलायन करा दे, लेकिन पहले तैयारी नहीं होती। और जब अकस्मात ये आफत आ जाती है आम जनमानस के ऊपर, तो सरकार आनंद फानंद में कोई कुछ भी उनका सहयोग नहीं कर पाती। बाद में आंसू धोने पड़ते हैं, वो सरकार का काम है। कोई सी भी सरकार हो, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, जी जी, वो आंसू धोते रहते हैं। बिल्कुल। मैं सर्वेश आपके पास आना चाहूंगा, अगर एजेंसियों की या सरकार की तैयारियों की बात की जाए और खासतौर से मुंबई में बीएमसी के सामने, तो हर बार यही मसला रहता है। हर बार बीएमसी दावे करती है कि जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर की गई हैं, लेकिन जब मानसून आ जाता है, बारिश होती है, तब लगता है कि तैयारियां तो बिल्कुल हुई नहीं है जमीनी सतह पर। देखिए अबू जी, सबसे पहले एक नई बात बता दूं जो महाराष्ट्र डिजास्टर की तरफ से जारी की गई है कि महाराष्ट्र के पालघर, रायगढ़, पुणे, कोल्हापुर, सातारा, इन 5 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं पर जितनी 14 एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो 5 टीमें हैं मुंबई में तैनात की गई हैं। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका की जो हालात हैं मानसून के दिनों में, पूरी तैयारियां करती है, नदी नालों की सफाई करती है, उसके बावजूद भी जल जमाव की स्थिति कैसे बनती है। लेकिन साल 2005 के मुकाबले अगर आज की स्थिति देखें तो अब तक जितनी भी बारिश हुई है मुंबई शहर में, महाराष्ट्र के तो कई 2 जिलों में बड़े पैमाने बारिश होने से 270 गांव प्रभावित हुए हैं। हालांकि उनके कितना नुकसान हुआ उसका आकलन करना अभी बाकी है सरकारी मदद के लिए। लेकिन मुंबई शहर में इस बार चाहे हिंदमाता की बात करें, चाहे मिलन सभा की बात करें, अंधेरी सभा में पानी जरूर भरा था। अगर 24 अगर जगह है निचले इलाके जहाँ पर हर साल पानी भरते थे, उनमें से इस बार कम से कम 8 से 9 जगहों पे पानी भरे हुए दिखाई दिए हैं। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इनका एक नियोजन, जो एक प्लानिंग था पिछले कई सालों से कुछ एनजीओ की मदद से जिन्होंने सुझाव दिए थे, उस प्लानिंग पे ये लोग काम कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे, ज़मीन के नीचे बड़े पैमाने पे बड़े पावर के हैंडपम्प लगाए जा रहे हैं ताकि वो लगातार जो जल जमाव की स्थिति बनती है, जैसे हिंदमाता की बात करें, वहाँ पर एक बड़ा हैंडपम्प लगाया गया है। और वो हैंडपम्प लगाने से फ़ायदा ये हुआ है कि जो जल जमाव वाला पानी होता है उसका जो रुख होता है एक फोर्स में समुंदर की तरफ प्रभावित करने के लिए। तो अब तक हिंदमाता थोड़ी बहुत बारिश होने से भी काफ़ी 1-2 फीट का पानी जो भरा हुआ दिखा था, इस साल कम से कम वो स्थिति नहीं दिखाई दी है। लेकिन अभी भी मुंबई में एक जो कह सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन का एक प्रॉब्लम जो सालों से रहा है, वो एक बड़ी समस्या होने की वजह से कई जगहों पर सर्वेश मुंबई वालों को या महाराष्ट्र वालों को अभी कितने दिन और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस बारिश का? आईएमडी का जो अलर्ट जिसके बारे में आप बता रहे थे, देखिए अभी 3 से 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, खास करके पालघर, पुणे, सातारा, रायगढ़, इन 5 जिलों के लिए, जिसमें सतर्कता के लिए 14 एनडीआरएफ की टीमें, 5 एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। सभी जिला कलेक्टर को सूचित किया गया है, जिला अधिकारी को सूचित किया गया है। जहां पर भी मदद केंद्र खोले गए हैं, कई इलाकों में 35 तो कहीं 10 तो कहीं 50 मदद केंद्र खोले गए हैं, मेडिकल की सुविधा से लेके खाने पीने की सुविधा तक। लेकिन अब मुसीबत राज्य की इस समय यह है कि अभी तक यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अकेले मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस हैं। तो कहीं ना कहीं इनका दौरा तो ज़रूर हो रहा है, आश्वासन भी दिया जा रहा है। मृतकों को भी पैसे देने की घोषणा की गई, 4 से 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपये, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा कर इलाज भी किया जा रहा है।
लेकिन एक जो एक बड़ा नुकसान 270 गांव का नुकसान का आप आकलन कर सकते हैं अभी तक कितने बिल्कुल फसलों का महाराष्ट्र नुकसान हुआ में तो है? बिल्कुल कितने- जो सूरत हाल है वो बहुत संगीन है, क्योंकि नई नई सरकार बनी और उसके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि एकनाथ शिंदे की बात करें, उन्हें बहुत तजुर्बा है सियासत में, इसके अलावा फडणवीस का साथ उनके साथ है और बहुत तजुर्बेकार ये जोड़ी है। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि नई सरकार की जिम्मेदारी, इस वजह से चैलेंजेस भी उनके सामने बहुत हैं। मैं संजय आपके पास आना चाहूंगा। संजय, गुजरात की अगर बात करें तो कितना एरिया है पूरे स्टेट का जो एक तरह से प्रभावित हुआ है, जो मुतासिर हुआ इस बारिश को लेकर? बात की जाए तो जितना जो भी कोस्टल एरिया है, जो जी। बात की जाए कि दक्षिण गुजरात है वो पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है, जो कई सारे जो जिले आते हैं, नवसारी जिला है या फिर सूरत है। हालांकि सूरत में अभी बारिश कम हुई है, लेकिन जो डांग जिला है ये फिर दमन आता है, वलसाड़ आता है। और उसी अगर सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र में गिर सोमनाथ है, जूनागढ़ है, अमरेली है, काफी सारे जो एरिया है, जो ऊना है, सभी जगह पे बारिश है, मूसलाधार बारिश हुई है। और जिस प्रकार से आईएमडी विभाग ने पिछले 3-4 दिनों से जो अलर्ट जारी किया था, और रेड अलर्ट अभी भी बना हुआ है, अगले 24 घंटे तक और मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। और उसी के चलते सारे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो बंदर है वहाँ पे 3 नंबर का सिग्नल लगा दिया है, और वही जो संभावना है बारिश के, और उसी के चलते बाढ़ की सिचुएशन अभी भी बनी हुआ है। हालांकि नवसारी जिला है, वहाँ पे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे बहुत सारे जो गांव है वो अफेक्ट हुए हैं। आज भी एनडीआरएफ की टीम है, उन्होंने करीब 70 से ज्यादा लोगों को है वो रेस्क्यू किया है, और कई सारे गांव है अभी भी पानी की चपेट में, और कई लोग फंसे हुए हैं। तो उनको भी बाहर निकालने की जो जहमत है। संजय, क्या कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनका सिटी से जो है बिल्कुल कांटेक्ट एक तरह से टूट गया है? क्या इस तरह के भी कुछ एरिया हैं? काफी सारे गांव ऐसे हुए थे। और जैसे अभी जो नवसारी जिले की जो बात की जाए तो नवसारी में जो 3 नदियां हैं उनकी जो पानी की जल स्तर की सपाटी अभी कम हुई है, पर जो पहले जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश हुई है, और उसमें जो संपर्क है कई सारे गांव थे, करीब 50 से ज्यादा गांव होंगे, यानी परेशानी बहुत ज्यादा है। परेशानी गुजरात के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है, खासतौर से नवसारी की बात करें जहां से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अशोक सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, आज के भी भारत में अगर हम बात करें और इस तरह से बारिश के या सैलाब के दौर में जो बहुत से ऐसे इलाके हैं, गुजरात की मिसाल आपके सामने, महाराष्ट्र की मिसाल है या आसाम है, जहां पर बहुत से ऐसे एरिया होते हैं जिनका कांटेक्ट ही एक तरह से खत्म हो जाता है, जिनका जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। मतलब इस तरह के हालात अभी भी हैं। हाँ अबू भाई, एक्चुअली जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसपे ह्यूमन का कब्जा नहीं होता है, तो फ्लैश फ्लड की स्थिति में तो इमरजेंसी पैदा हो ही जाती है। और जो आपने कहा मुंबई की, तो मुंबई में इन दिनों जब ओसनिक लेवल बढ़ जाता है, समुद्र का लेवल ऐसे ही बढ़ा रहता है, तो ड्रेन की समस्या हो जाती है। तो ये तो एक इतना नेचुरल चीज है कि जिसके लिए आदमी पहले से रह के केवल उसको कम किया जा सकता है, मगर जी इसीलिए फ्लैश फ्लड के लिए गवर्नमेंट को और ज्यादा लेकिन मेरा सवाल अशोक जी, मेरा सवाल सर इतना है कि बार बार ये गलतियां होती हैं। अगर इसके लिए संजीदा पहल की जाए, कोई रोड मैप तैयार किया जाए, मैकेनिज्म बनाया जाए, तो बार बार ये परेशानी या ये दिक्कतें बार बार तो नहीं होंगी। नहीं, वो एक्सटेंट जो होता है, लेवल किस लेवल तक का इंटेंसिटी का जब फ्लैश फ्लड है, तो वो सारे के सारे प्लानिंग्स को ध्वस्त कर देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों गुजरात, खासकर गुजरात नौसारी का जहां तक आपने बात किया जी, हम लोगों को, हम उधर रिसर्च करते थे तो उधर अनुभव भी है, वहां के फ्लड का अनुभव का जी है, अध्ययन का। तो हम आपको बता रहे हैं
कि वहां का लेवल इस तरह का है कि फ्लैश फ्लड जल्दी इफेक्ट करता है। अब मुंबई हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, सारे के सारे वीआईपी रहते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसे हैं जो नेचुरल जिसका फॉर्मेशन है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे वाटर लेवल, ओशन लेवल जब ऊपर हो जाएगा तो ड्रेन्स की समस्या हो जाएगी। गवर्नमेंट पहले से ज्यादा सतर्क है और हम आश्वस्त करते हैं पूरी जनता को भी कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी अपने स्तर नहीं बिल्कुल। देखिए, सरकार के लिए मुश्किल तो बहुत मुश्किल टास्क है, मुश्किल काम जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर इस पर संजीदगी से काम किया जाए। मैं शिवराज जी एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। शिवराज जी, क्या आपको लगता है कि यह मसला इतना गंभीर है? जाहिर सी बात है कि परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर इसका एक रोड मैप बनाया जाए, इस पर संजीदगी से काम किया जाए, तो 1 साल 2 साल या आने वाले 5 सालों में इस मसले से निपटा जा सकता है। मैं आपकी बात से अभी जी सहमत हूँ, और आम जनमानस के लिए ये सारी समस्या की बात है। लेकिन समस्या क्या है कि हिंदुस्तान में फाइलों में काम होता है, फाइलों में रोड मैप बनता है, और फाइल में रोड मैप बन के अगर काम हो गया तो ये समझ लो काम कंप्लीट हो गया। सड़क पर वो उतरे या जमीन पर उतरे या न उतरे, फाइल कंप्लीट, फाइल में ही हो जाता है। फाइल में बजट पास होना चाहिए और फाइल में काम होना चाहिए। और जब हम चैनलों पे आए तो फाइलों के माध्यम से हम उस बात को बता सके। लेकिन जमीन पर काम उतारना, पटल पर काम उतारना और उसको दिखाना, ये बड़ी मुश्किल बात है। जमीन पे काम हुआ नहीं हुआ वो तो देखिए बारिश में पता चल जाता है शिवराज जी, और जो फाइलों तक जो काम रहता है वो बारिश में पता चल जाता है जी। तो हिंदुस्तान में जब से देश आजाद हुआ फाइलों पे काम हो रहा है, सच्चाई तो ये बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मुश्किल काम जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सरकारें अगर संजीदगी से काम करें, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र और आसाम ये ऐसी स्टेट हैं जहां पर हर बार इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट और जो एजेंसियां हैं वो संजीदगी से इस पर काम करें, एक रोड मैप इसके लिए बनाया जाए, 1 साल 2 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन इस मसले को हल किया जा सकता है, बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है, सिर्फ जरूरत संजीदगी की है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक सिन्हा जी, सर्वेश तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय टांक, आपका भी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।